हेलो, नमस्ते एवरीवन। एनसीईआरटी की हमारी सीरीज़ में हम पूरा कर चुके हैं हमारे क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री को, और आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं क्लास 7 की एनसीईआरटी को। और उसमें हमारा चैप्टर होगा चैप्टर 1, जिसका कि नाम है हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। हज़ारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। जैसा कि चैप्टर के नाम से स्पष्ट है कि जो भी चेंजेस हुए हज़ारों सालों में, उसमें उसकी हम पड़ताल करने वाले हैं। उसके बारे में हम देखने वाले हैं कि किस तरीके से पहले क्या था और बाद में क्या चेंज आया। इसमें हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो नई पुरानी शब्दावली थी वो नई शब्दावली से अलग थी। पहले शब्दों के कुछ अलग अर्थ थे, बाद में उन्हीं शब्दों के अलग अर्थ होने लग गए, वो हम देखेंगे। और इतिहासकारों के जो स्रोत थे, पहले कुछ अलग थे, बाद में स्रोत अलग होने लग गए। पहले अभिलेख वगैरह थे, बाद में कागज़ आया। इस तरीके से चेंज आए, उसके बारे में हम देखने वाले हैं। उसके बाद नए क्षेत्र, साम्राज्य और नए नए सम्राट, नए साम्राज्य, बड़े बड़े शासक आ रहे थे, उनके बारे में हम देखेंगे। उसके बाद हम नए खान पान आ रहे थे, तो उन सभी चेंजेस के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे नई और पुरानी शब्दावली के बारे में। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे बुक में शुरुआत दो मैप से बताई गई है, चेंज बताने के लिए। कि भाई एक मैप दिया गया है, अल इद्रिसी नाम का इतिहासकार है। अल इद्रिसी इस नाम का एक इतिहासकार है, जिसने 1154 ईस्वी में दुनिया का मानचित्र बनाया। उसमें इंडिया का मानचित्र दिखाया गया है कि भाई उसने दुनिया का मानचित्र बनाया, उसमें से इंडिया को इस तरीके से दिखाया गया। दुनिया का मानचित्र बनाएगा तो वो ऐसे नहीं कि भारत को ऐसे ही दिखाएगा, ऐसे ही मानचित्र बनाया। उसमें भारत का मानचित्र इस तरीके से दिख रहा है, ऐसे करके, ऐसे उसमें मानचित्र दिख रहा है। श्रीलंका ऊपर की साइड इस तरीके से दिख रहा है। फिर इसके बाद इसके साथ ही एक और इतिहासकार को, मानचित्रकार को बताया है कि भाई नाम ने दिया है, उसे ऐसे बताया कि भाई फ्रांसीसी मानचित्रकार था। उसने 1720 ईस्वी में मानचित्र बनाया। 600 वर्षों का इसमें डिफरेंस हो गया। इसके बाद इसने मानचित्र बनाया, तो इसने आज का जो मानचित्र है भारत का, उससे मेल खाता हुआ मानचित्र बनाया। जैसा आज का है इतना कंप्लीट, इधर असम वगैरह बराबर उसने नहीं बनाया, लेकिन उसने इस तरीके से, उसमें थोड़ा सा ऐसे राजस्थान का शेप भी आ रहा है और गुजरात का इतना सा शेप आ रहा है, और उसने ऐसा मानचित्र बनाया। तो ये बताया गया कि भाई धीरे धीरे मानचित्र अंकन भी बदला, पता चला कि भाई कौन कौन सा क्षेत्र भारत है। पहले इतना वो क्लियरिटी नहीं थी कि ये क्षेत्र भारत है। उस समय में ऐसा बना, बाद में चेंज आया। तो ये हमने क्या बात करी, चेंज के बारे में, कि भाई क्या परिवर्तन आया। दो मानचित्रकारों के मानचित्र दिए गए हैं बुक में, आप देख सकते हैं एक बार बुक, तो अनुमान भी रहेगा कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। बाकी वीडियो तो है ही, बुक नहीं है तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। हमारा जो भी चैप्टर है उसे हम गूगल पर एक बार सर्च करके नाम से PDF आएगी, हम एक बार देख सकते हैं। उससे क्लियरिटी रहेगी कि हम जो भी पढ़ रहे हैं वो टू दी पॉइंट पढ़ रहे हैं। जिसको पढ़ना होता है वो कहीं से भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ से शुरुआत होती है। फिर आता है नई और पुरानी शब्दावली के बारे में। नई और पुरानी शब्दावली में हम क्या देखेंगे, किस तरीके से समझाया गया है। क्लास 7 की एनसीईआरटी है, तो बच्चों के हिसाब से बताया गया है कि भाई नई और पुरानी शब्दावली। इसमें एक शब्द दिया गया है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान शब्द दिया गया है, और ऐसा बताया गया है कि भाई जो हमारा हिंदुस्तान शब्द है उसका बहुत समय पहले इसका अर्थ अलग था, 13वीं सदी के आसपास प्रारंभ में, और बाद में इसका अर्थ अलग हो गया। जैसे कि ऐसे बताया गया कि भाई 13वीं सदी में अपना एक इतिहासकार है मिन्हाज
ए सिराज। तो इन्होंने जब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो इनके लिए उसका अर्थ क्या था? उसका अर्थ था पंजाब और गंगा यमुना का मैदान, गंगा यमुना का क्षेत्र कह सकते हैं हम, क्षेत्र, और हरियाणा। ये समझ सकते हैं हम कि जो सिंधु नदी है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वो इन्होंने माना हिंदुस्तान। सिंधु से बिगाड़ के हिंदू और वहाँ के आसपास का क्षेत्र हिंदुस्तान। उन्होंने इस क्षेत्र को हिंदुस्तान बताया। और राजनीतिक अर्थ क्या लिया गया इसका कि भाई राजनीतिक अर्थ हम समझें तो जहाँ जहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी ना, ये एरिया भी दिल्ली के पास ही आ रहा है, तो दिल्ली सल्तनत वाला एरिया का विस्तार, जहाँ जहाँ पर दिल्ली सल्तनत थी वो हमारा क्षेत्र क्या कहलाता था? हिंदुस्तान। लेकिन आज हम हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं कि पूरा भारत यानी कि हिंदुस्तान। तो धीरे धीरे शब्दों के अर्थ बदल गए। ये हमारा चैप्टर ये कहना चाह रहा है कि पहले शब्दों के अर्थ कुछ और थे, बाद में शब्दों के अर्थ कुछ और हो गए। ये याद रखने लायक चीज़ हो सकती है कि भाई मिन्हाज ए सिराज के अनुसार इस हिंदुस्तान शब्द का अर्थ क्या था, उन्होंने क्या लिया था। अब बाद में ये बताया गया है कि भाई इन्होंने ये समझा, और बाद में राजनीतिक अर्थ हमने क्या देखा कि भाई दिल्ली का जहाँ विस्तार था वो एरिया अपना हिंदुस्तान था। तो जो दिल्ली के सल्तनत शासक थे वो अपना साम्राज्य विस्तार करते गए, और जहाँ जहाँ सल्तनत का विस्तार हुआ वो हिंदुस्तान हो गया। उनके अकॉर्डिंग वो पूरे हिंदुस्तान पर शासन कर रहे थे। और इसमें एक बात ये है कि साउथ का एरिया कभी उस समय हिंदुस्तान में नहीं आया था। ठीक है, पहले क्या था हम देख लेते हैं एक बार। हिंदुस्तान यानी कि 13वीं सदी में जहाँ तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार था, दिल्ली सल्तनत का विस्तार था। ठीक है, अब ये हमने क्या देखा, ये तो मिन्हाज ए सिराज ने बताया कि भाई ये क्या अर्थ था। उसको ही हम कंपेयर करेंगे दूसरों से कि भाई बाद में क्या चेंजेस आए। तो 16वीं सदी में बाबर ने के अकॉर्डिंग बाबर ने भी मतलब हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग किस किस चीज़ को लेकर उसने यूज़ किया, तो उसके अकॉर्डिंग जो भूगोल था, वातावरण था, उसको देख के उसने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया। 16वीं सदी में इसने किया, बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया। हिंदुस्तान शब्द का 16वीं सदी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि बाबर कब था? बाबर तो 1400 के आसपास था। 16वीं सदी है यहाँ पर बुक में ऐसा दिया गया है कि उस समय जब बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का यूज़ किया तो उसके अकॉर्डिंग ये था कि वहाँ भूगोल और जलवायु, वातावरण के अनुसार इसे हिंदुस्तान कहा। जो 14वीं सदी में अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त हिंदू शब्द से मेल खाता था। अमीर खुसरो ने भी हिंदू शब्द का यूज़ किया। उनके अकॉर्डिंग भी यही था कि भाई यहाँ की जो भूगोल जलवायु है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने हिंदू शब्द यूज़ किया था। तो 16वीं सदी में बाबर ने और 14वीं सदी में किसने यूज़ किया? अमीर खुसरो। कौन है? कवि। अमीर खुसरो ने हिंदू शब्द का यूज़ किया जो बिल्कुल सेम था। बाबर ने जो शब्द यूज़ किया हिंदुस्तान, बाबर ने जो अर्थ लिया ना वो ही इन्होंने अर्थ लिया था।
ठीक है। तो ये हमें ये बताना चाह रहा है कि भाई शब्दों के अर्थ धीरे धीरे बदलते गए। अब इसके लिए एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि पुराने ज़माने में विदेशी शब्द का अर्थ होता था कि हमारे गांव में किसी दूसरे गांव या प्रदेश में दूसरे गांव से या शहर से आया हुआ व्यक्ति विदेशी कहलाता था पुराने टाइम में। विदेशी शब्द का एग्जाम्पल दिया गया है। विदेशी यानी प्राचीन समय में विदेशी यानी बाहर से आने वाला व्यक्ति ऐसा था कि भाई हम अपने गांव में रह रहे हैं, कोई विदेशी आया है, तो उनके लिए बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति विदेशी था। लेकिन आज क्या है, आज हम विदेशी का अर्थ ये तो नहीं देखते, हम देखते कि भाई हमारी कंट्री का जो नहीं है वो विदेशी है। तो ये बताना चाह रहा है कि भाई धीरे धीरे शब्दों के अर्थ बदल गए। इतिहासकारों को शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए, या फिर वो कैसे भी करें उस टाइम, लेकिन धीरे धीरे उनके अर्थ परिवर्तित हो जाते हैं। ये हमें बताना चाह रहा है। ये एक एग्जाम्पल दिया है कि भाई पहले ये था और आज विदेशी यानी जो अपने देश का नहीं है, जो भारत का नहीं है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए दिया गया है। तो ये एक चेंज देखा हमने, नई और पुरानी शब्दावली में शब्द वही है, अर्थ बदल गए। अब हम देखेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत। तो इतिहासकार और उनके स्रोत में क्या परिवर्तन आया? अब सोचो, दिमाग लगाओ, क्या परिवर्तन आ सकता है? ये लोग किन स्रोतों का यूज़ कर रहे थे? पहले हमने देखा पिछले चैप्टर्स में, क्लास 6 की एनसीईआरटी हमने पढ़ी, हमने देखा ये लोग अभिलेखों का और शिलालेखों का और ताम्रपत्रों का, इस तरीके से ये लोग यूज़ कर रहे थे। तो उसमें क्या था, कुछ चीज़ें सेम थी। हम 7वीं सदी से मध्यकाल की तरफ जा रहे हैं, हम 700 से। इसमें पूर्व मध्यकाल होता है और उत्तर मध्यकाल होता है। तो मध्यकाल में क्या हुआ, ये सब भी थे अभिलेख वगैरह, लेकिन क्या हुआ, अभिलेखों और इनके साथ अभिलेखों, शिलालेखों के साथ साथ कागज का प्रयोग होने लग गया। हमने देखा कागज का आविष्कार हो गया था 1900 साल पहले, यानी पहली सदी में चीन में हो गया था। धीरे धीरे कुछ सालों बाद वो बाहर निकला। पहले तो उन्होंने बताया नहीं, फिर बाद में सबको पता चला, कागज़ बाहर निकल गया, सबको पता चलने लग गया। इंडिया में भी कागज़ आ गया। पहले कागज़ महंगा था, फिर कागज़ हो गया सस्ता। तो ये लोग लिखने लग गए कागज़ पर इतिहास की जो भी जानकारी है, धर्म ग्रंथ, विदेशी विवरण जो भी थे वो इस पर लिखने लग गए। तो इसमें क्या चीज़ देखा हमने कि कागज़ का यूज़ होने लग गया अभिलेखों के स्थान पर। अब कागज़ का यूज़ होने लग गया तो इसमें उनको कई सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ता था। जैसे कि अभिलेख है, उस पर हम कुछ भी लिखें तो उसका मिटना, पत्थर पर है तो वो ऑब्वियसली वो मिटेगा नहीं, लेकिन कागज़ नष्ट हो सकता है, जल सकता है, गल सकता है, नष्ट हो सकता है वो। तो इसको संभाल के रखने के लिए आज हम किसी चीज़ की कॉपी निकलवा सकते हैं। उस समय कॉपी नहीं निकल सकती थी तो नकलवीस होते थे। कौन होते थे? नकलवीस। तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि नकलवीस क्या है? तो नकलवीस है वो इन कागज़ों की, पांडुलिपियों की प्रतिकृति निकालते थे। पांडुलिपियाँ क्या है वो हम देखेंगे, क्योंकि जिसमें धर्म ग्रंथ, विदेशी विवरण या जो भी लिखा जाता था वेद पुराण, वो उसकी जो प्रतिकृति लिखेंगे वो नकलवीस व्यक्ति होते थे जो उसकी वैसी की वैसी प्रतिकृति लिखते थे। तो नकलवीस यानी क्या?
प्रतिकृति लिखने वाला व्यक्ति। अब इसमें क्या प्रॉब्लम समस्या हो सकती है, हम जब भी किसी की नकल करते हैं तो उनका लिखा हुआ या तो कोई शब्द हमें समझ में नहीं आता है, या फिर वहाँ लिखा हुआ होता है उसका कभी कभी कोई अपनी मर्जी से ही कोई बात अलग उसमें ऐड कर दे, या फिर कुछ लिखा हुआ हो उसको समझ में नहीं आए तो वो अलग बात लिखते। तो ऐसे क्या हुआ कि जो मूल प्रतिलिपि पांडुलिपि होती थी वो बिल्कुल कहीं खो गई, उसका पता ही नहीं है। जो प्रतिकृतियाँ देखी गई उनमें चेंजेस दिखे कि भाई वो लिखी तो उसमें चेंज, उसमें चेंज, इस तरीके से मूल पांडुलिपियाँ थी उनका कोई पता ही नहीं था, वो चेंज आ गया उसमें। तो ये एक वो हम समझ सकते हैं कि भाई चेंज आया इसमें। और ये एक देख सकते हैं कि भाई ये जो स्रोत थे वो सही थे, सटीक जानकारी होती थी, और इसमें हमें मूल अर्थ मूल जो लिखा हुआ था वो नहीं मिलता है। तो ये हमने एक चेंज देखा। अब हम देख लेते हैं कि भाई जो पांडुलिपियाँ थी उन्हें कहाँ रखा जाता था। पहले हम देखेंगे कि भाई पांडुलिपियाँ क्या थी। तो पांडुलिपि यानी जिसमें धर्म ग्रंथ, यात्रा वृत्तांत और विदेशी विवरण, किसी की आत्मकथा, कोई भी चीज़ हो वो इनमें लिखी जाती थी। और इन्हें कहाँ रखा जाता था, अभिलेखागार में। कहाँ रखा जाता था, अभिलेखागार में। यहाँ पर इन्हें सुरक्षित रख दिया जाता था। और इनकी प्रतिकृति कौन बनाता था, नकलविस बनाता था। और इसमें नकलविस द्वारा प्रतिकृति बनाने पर मूल पांडुलिपि में अंतर आ जाता था। ये बात हमने जानी कि भाई इस तरीके से करने से उसमें मूल जो पांडुलिपि थी उसमें चेंज आ जाता था। तो ये परिवर्तन क्या देखा हमने कि भाई धीरे धीरे कागज़ आया तो उस पर लोग लिखने लगे। अच्छा है, आराम से उस पर लिख कर वो रख सकते हैं। बहुत सारे पेजेस होते हैं पत्थरों पर, तो एक पर लिखा फिर दूसरा पत्थर। लेकिन इसका एक नुकसान भी था कि भाई जो उन्होंने रियल में लिखा वो नहीं मिलता है, कुछ चेंजेस आ जाते हैं उसमें। तो ये हमने देखा इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। अब हम देखेंगे नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। ये तो हमने देखा इतिहासकार और उनके स्रोत के बारे में। अब हम देखेंगे कि समाज में, अर्थव्यवस्था में और जो सुविधाएं हैं लोग यूज़ में ले रहे हैं उनमें क्या क्या चेंजेस हैं। तो टॉपिक है हमारा नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। तो सिंचाई में रहट का यूज़ होने लग गया। सिंचाई में चेंजेस देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। सिंचाई में रहट, कटाई में चरखी, और सिंचाई में रहट का यूज़ होने लग गया, कटाई में चरखी। खान पान में नई नई चीज़ें आने लग गई। जैसे जो चीज़ें पहले नहीं थी, मक्का, चाय, कॉफ़ी, ये चीज़ें आ चुकी थी। और ये सभी चीज़ें किसके साथ आई थी, जो लोग। एक और चेंज क्या आया, ये सभी उन लोगों के साथ आई जो अपने साथ नए विचार लेकर आए।
ये सभी उन लोगों के साथ आए, उन लोगों के साथ आए जो अपने साथ नए विचार लेकर आए, जो अपने साथ नए विचार लेकर आए। अब कौन नए विचार लेकर आए? हमने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत आई, बाहर से जो लोग आ रहे थे वो भी अपने साथ चीजें लेकर आए थे। अब इसमें एक चेंज और आया कि युद्ध में जो है अग्नियास्त्रों का प्रयोग होने लग गया। अग्नियास्त्रों का प्रयोग फसलों में एक और है, मिर्ची है, आलू है, मिर्ची। तो ये लोग कुछ चीज़ें बाहर से लेकर आए। पहले हमने क्या देखा, गेहूँ जो शुरुआत में यही उग रहे थे, फिर बाद में हमने सरसों भी देखा और कुछ फसलें देखी। ये नाम हमने नहीं देखे थे, तो ये नाम नए आए कि भाई कुछ फसलें और फसलें चाय कॉफ़ी ये लोग इन कुछ लोग बाहर से अपने साथ लेकर आए थे। तो ये एक चेंज आया। किसमें आया? समाज में, अर्थव्यवस्था में। अब दूसरा चेंज क्या आया? ये तो हो गया खान पान और बेसिक नीड को लेकर। फिर दूसरा है नए समुदाय का उदय हुआ। तो नए समुदाय के उदय में राजपूत समुदाय का उदय, राजपूत समुदाय का उदय। अब हम देखेंगे कि भाई राजपूत क्या है। तो राजपूत का शाब्दिक अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है राजा का पुत्र। अब शाब्दिक अर्थ तो ये है, लेकिन बेसिकली ये लोग जो क्षत्रिय होते थे, खुद को क्षत्रिय समझते थे, वो राजपूत कहलाते थे। राजपूत जो क्षत्रिय थे। अब हमने देखा कि राजा का पुत्र है राजपूत, यानी तो राजा का पुत्र होगा वही राजपूत होगा, ऐसा नहीं था। कुछ विशेष सामंत जो शक्तिशाली थे, जिसमें क्षत्रियता वाला गुण था, वे सभी लोग राजपूत कहलाते थे। तो धीरे धीरे एक बड़े समुदाय का उदय हो रहा है, महत्वाकांक्षाएं बढ़ रही हैं, ये लोग अपना साम्राज्य विस्तार करेंगे। इस तरीके से चेंजेस आ रहे हैं। ये तो एक समुदाय के बारे में देखा। इसी तरीके से कुछ अलग अलग जाति विशेष के लोग अपनी महत्वाकांक्षा बढ़ा रहे थे और एक शक्ति के रूप में उभर कर आ रहे थे। उसमें थे मराठा और सिख, जाट, और इस तरीके से ये सभी लोग शक्तिशाली होकर अपना एक विशेष स्थान रख रहे थे, मतलब एक साम्राज्य के तौर पर उभर रहे थे। जाट, अहोम और कायस्थ। महत्वाकांक्षाओं को लेकर शक्ति के रूप में उभर रहे थे। तो ये देखा हमने किस तरीके से इन बड़े बड़े साम्राज्यों के बारे में हम पढ़ते कि भाई मराठा साम्राज्य, राजपूत थे, तो इनका उदय कैसे हो रहा था। धीरे धीरे ये लोग शक्तिशाली हो रहे थे और जो क्षत्रिय थे वो स्वयं को राजपूत कहने लग गए। धीरे धीरे उनके क्षेत्रों का विस्तार हुआ और वो बड़े साम्राज्य में तब्दील हो गए। तो ये हमने देखा कुछ साम्राज्यों के बारे में। अब हम देखेंगे कि भाई विलेजेस में क्या चेंज है। तो जंगल थे, जंगलों की कटाई हो रही थी। ये एक पूरा साइकिल बन जाता है कि किस तरीके से जातियाँ उत्पन्न हुई और किस तरीके से ऊंच नीच का ये सभी चेंजेस आए। तो जंगलों की कटाई हो रही थी, जंगलों की कटाई हुई
तो लोग जंगल से चीज़ें लाते थे, जंगल पर डिपेंडेंट थे, जंगल से उन्हें सब मिल जाता था, उन्हें छोड़ना पड़ा। तो वो लोग कुछ लोग कृषि की तरफ चले गए, कुछ लोग कृषि करने लग गए, कुछ लोग थे वो पूजा पाठ, धर्म, पूजा पाठ इनमें चले गए। अब क्या हो रहा है, लोग अलग अलग श्रेणियों में अलग अलग अपना कर्म कर रहे हैं, अलग अलग जगह चले गए। तो उससे क्या हुआ कि भाई जो पूजा पाठ कर रहे हैं वो तो भाई वेद संस्कृत पढ़ेंगे तो वो तो हो गए बड़े, और काम कर रहे हैं बेचारे तो वो ऐसे ऊंचा नीचा होने लग गया। अलग अलग श्रेणियों में बंटने से ऊंच नीच आ गया। और जातियां बन गई, जातियां बन गई। अब जातियां बन गई, जातियां बनी तो अब इन जाति विशेष में लड़ाई झगड़े भी होंगे, इनका ऊंचे हैं नीचे हैं तो उनमें भी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, इनके आपसी वो होने लगे। तो उसके लिए इन्होंने खुद ही उसका निवारण करने के लिए जाति पंचायत बनाना शुरू कर दिया। इन्होंने खुद ही चूज़ कर लिया कि भाई हम लोग सब जिसको मतदान देंगे, जिसको सेलेक्ट करेंगे वो हमारा सरपंच होगा। इस तरीके से इनकी जाति पंचायत, जैसे गाँवों में बैठ के पंचायत चलती है वैसे जाति पंचायत बनने लग गई। न्याय हेतु जाति पंचायत बनने लग गई, बनने लग गई। तो ये किस तरीके से समाज में बटे लोग, किस तरीके से जातियों में बटे, ये प्रोसेस हमने समझी, ये चेंज हमने देखा कि किस तरीके से लोग खेती की तरफ आए, अपना खुद पहले वहाँ पर डिपेंडेंट थे, फिर अपना खुद करने लगे, तो वो एक समूह में रहने लगे। कुछ अलग लोग थे, अपना व्यवस्थित जीवन जीने लगे, वो कुछ ऊंचे कुछ नीचे चेंजेस आए, जातियाँ बन गई अपने काम के अनुसार, उनका ऊंचा नीचा। फिर वहाँ प्रॉब्लम्स भी आई होंगी, वे तू ऐसे वैसे कुछ भी, तो फिर उनका निवारण करने के लिए उन्होंने खुद ही सॉल्यूशन ढूंढा कि भाई कोई होना चाहिए जो न्याय करे। तो ये आया चेंज, हमने चेंज को देखा। अब हम देखेंगे नए क्षेत्र और साम्राज्यों के बारे में। अब नए नए साम्राज्य उभर के आ रहे, तो क्षेत्र और साम्राज्य। अब क्षेत्र और साम्राज्यों में कुछ वंशों का उदय हुआ, जैसे कि तुगलक, मुगल और है अपना चोल। नए साम्राज्यों का उदय हुआ, और ये जो साम्राज्य थे इसके अंदर इनके अंतर्गत कई क्षेत्र आ जाते थे। छोटे बड़े क्षेत्र इन साम्राज्यों के विशेष, ये साम्राज्य और भी बहुत सारे खलजी ये है, लेकिन ये बताया गया भी ऐसे साम्राज्य उभर रहे थे बाद में। अब एक इसमें बताया गया है बलबन के बारे में। मध्यकाल में आता है बलबन, 1200 ईस्वी के पास शासक बलबन। थोड़ा सा ही दिया गया है, आगे के चैप्टर्स में इनके बारे में पूरा डिटेल में बताया जाएगा। बलबन है 1266 से 1287, इतना सा इनका समय काल है। और इसके साम्राज्य के बारे में बताया गया है कि इसका साम्राज्य बंगाल में गौड़ से अफगानिस्तान में गजनी तक फैला हुआ था। गजनी तक
फैला हुआ था। इतना सा बलबन के बारे में लिया गया कि भाई ऐसा इसका साम्राज्य फैला हुआ था। इसका साम्राज्य ऐसा बताया गया कि भाई आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, यहाँ तक भी इसकी सेना के आगे लोग चले जाते थे। ये आगे लोग चले जाते थे। तो ये देखा हमने थोड़ा सा बलबन के बारे में। अब एक ऐसे दिया गया है कि अमीर खुसरो ने ऐसे बताया कि भाई उस समय हर एक क्षेत्र की अपनी भाषा फिक्स हो चुकी थी। पहले ऐसा कुछ क्लियरिटी नहीं थी। उन्होंने बताया कि अमीर खुसरो ने बताया कि भाई अमीर खुसरो ने बताया, कब बताया इन्होंने? 13वीं सदी में इन्होंने बताया कि जैसे गुजरात में गुजरी, पंजाब में सिंधी और लाहौरी, हर प्रदेश की अपनी भाषा थी, हर प्रदेश की अपनी विशेष भाषा हो चुकी थी। ये बताया इन्होंने कि भाई हर प्रदेश की अपनी भाषा हो चुकी थी। केवल संस्कृत एक ऐसी लैंग्वेज थी, ऐसी भाषा थी जो किसी विशेष क्षेत्र की नहीं थी। जो ब्राह्मण लोग थे वो संस्कृत जानते थे। संस्कृत किसी क्षेत्र विशेष की भाषा नहीं थी, की भाषा नहीं थी। ब्राह्मण इसे जानते थे। ऐसा माना जाता था कि भाई जो ज़्यादा विद्वान लोग हैं उनको संस्कृत की अच्छी नॉलेज होती थी। ये किसी क्षेत्र विशेष की लैंग्वेज नहीं थी, बाकी सबका अपनी अपनी भाषा हो चुकी थी क्षेत्र विशेष की। तो ये बात अमीर खुसरो ने बताई कि भाई उन्होंने देखा, वो किया अनुमान, समझा उस चीज़ को कि भाई सबकी अपनी अलग अलग लैंग्वेज हो चुकी है। पहले ऐसा कुछ फिक्स नहीं था। तो ये इन्होंने बताया। इसके बाद हम देखेंगे पुराने और नए धर्मों के बारे में। सभी चीज़ में हम चेंजेस देख रहे हैं। तो धर्म में क्या चेंज आया? तो पुराने और नए धर्म। अब सोचो नए धर्म में क्या परिवर्तन आ सकता है? हिंदू धर्म में ये परिवर्तन आया कि हिंदू धर्म में नए नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी। देवी देवताओं की पूजा होने लगी। और इसी समय काल में अलग अलग धर्म अपने भारत में आए। इसी समय काल में नए नए धर्म आए, नए धर्म भारत में आए। तो कौन कौन से धर्म आए? नए धर्मों में हम देखेंगे मुस्लिम धर्म के बारे में। ब्रिटिश लोग यहाँ आए थे। कुरान शरीफ का संदेश भी 7वीं सदी, कुरान के बारे में भी 7वीं सदी में ही पता चला। कुरान शरीफ का संदेश किनके जरिए आया? अप्रवासियों के जरिए। अप्रवासियों के जरिए
7वीं सदी में भारत आया। तो नया धर्म आ गया यहाँ पर 7वीं सदी में। इसमें 2 मुसलमान थे, सुन्नी और शिया। सुन्नी और शिया। ऐसा बताया जाता है कि सुन्नी जो मुसलमान थे वो पैगंबर साहब के दामाद अली के समर्थक थे, उनको मानने वाले थे। सुन्नी नहीं, सॉरी, शिया जो मुसलमान थे वो पैगंबर साहब के दामाद को अपना नेता मानते थे। शिया जो मुसलमान थे वो पैगंबर के दामाद को नेता। और जो सुन्नी मुसलमान थे वो खलीफा को मानते थे। ठीक है, तो इस तरीके से मुस्लिम धर्म हमारे यहाँ आया। उसके बाद हम देखेंगे इनके 2 इस्लामी न्याय सिद्धांत। न्याय सिद्धांत क्या है? हाँ, हनफी और सफ़ी। हनफी और शफी। तो ये देखा हमने मुस्लिम धर्म के बारे में। अब हम देखेंगे ब्रिटिश लोग भी हमारे यहाँ आए थे। ये तो हमने देखा नए और पुराने धर्म के बारे में। अब हम देखेंगे समय और कालखंड के बारे में कि भाई इतिहासकार है वो समय को कैसे देखते हैं, समय और कालखंड के बारे में। अब हम कैसे देखते हैं कि भाई समय निकलता है, तो वो घड़ी या कैलेंडर के हिसाब से नहीं देखते हैं, उनको एक लंबा इतिहास देखना होता है कि भाई क्या क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें चेंज हो रही है। तो इतिहासकार समय को घड़ी या कैलेंडर से नहीं देखते। इनके अनुसार इसे कैसे देखेंगे? सदी के बारे में या सदी से देखेंगे। शताब्दी इतिहासकार इसे ईसवीं शताब्दी युगों और कालों के हिसाब से देखेंगे। भाई युग कौन सा चल रहा है, काल, इस तरीके से देखेंगे। तो जो ब्रिटिश लोग हैं उन्होंने इतिहास को कैसे बांटा? ब्रिटिश ने इतिहास को 3 युगों में बांटा। उन्होंने 3 युग कौन से रखे? उनके हिसाब से कि भाई सबसे पहले तो हिंदू युग है, फिर मुस्लिम युग है और फिर ब्रिटिश युग है। उन्होंने ऐसे बताया कि भाई सबसे पहले हिंदू युग है, हिंदू युग, फिर मुस्लिम युग और फिर है ब्रिटिश युग। पर बहुत सारे लोग इसको सही नहीं मानते, क्योंकि ये तो कोई बात नहीं हुई कि भाई पहले हिंदू युग बाद में मुस्लिम आ गए तो मुस्लिम युग हो गया। लेकिन कुछ और भी चेंजेस हो रहे थे, आर्थिक सामाजिक, उनके अकॉर्डिंग पूरा समझ के उसको काल विभाजन करें हम।
तो इसको सब लोग सही नहीं मानते हैं। हम सही तरीके से क्या समझेंगे हमारा प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, तो वो हम देखेंगे। ये इन्होंने बताया, वो हमने देखा। अब हम देखेंगे, उससे पहले हम ये देखेंगे कि इन्होंने ये बताया कि ये जो बताया इस आधार पर बताया कि शासकों के धर्म ऐतिहासिक परिवर्तन का आधार है। कि भाई जैसा धर्म वो अपनाएंगे वहाँ वही धर्म फैलेगा उस क्षेत्र विशेष में, साम्राज्य में। तो उन्होंने इसका रूट कॉज ये बताया, लेकिन लोग बहुत सारे लोग इतिहासकार इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम समझेंगे, वो ये समझेंगे कि भाई प्राचीन इतिहास यानी कि कृषि युग, कृषि का विशेष महत्व था। उस समय कृषि ही थी नॉर्मल। कृषि युग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कृषि कर्मी थे उस समय ज़्यादा, कृषि कर्मी और शिकारी, संग्राहक और गांव के लोग। प्राचीन इतिहास में हमने क्या देखा, यही सब कुछ था। मानव खेती ही कर रहा था, नॉर्मल शिकार वगैरह करना, इतना कुछ साम्राज्य विस्तार इतना कुछ हुआ नहीं था। तो ये एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं, हम ऐसे बांटते हैं इसको। फिर हम देखेंगे मिडाइवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ, कृषि का विस्तार हुआ, नए साम्राज्यों का उदय हुआ, और इसमें हम देखेंगे कि भाई इस्लाम धर्म आया। हिंदू धर्म तो था ही, मुस्लिम धर्म, और ऐसे देखेंगे हम कि ब्रिटिश व्यापारी कंपनियां यहाँ आई। ब्रिटिश व्यापारी कंपनियां भारत आई। तो हम कैसे देख रहे हैं इतिहास को, जो चीज़ें हो रही हैं, कृषि में चेंज आया, छोटे बड़े साम्राज्यों का उदय हुआ, ब्रिटिश व्यापारी कंपनी भारत आई, मुस्लिम धर्म आया। इसको मुस्लिम युग तो नहीं कह देंगे, जो चेंजेस हो रहे हैं उस हिसाब से हम मध्यकाल को समझ रहे हैं। फिर आधुनिक इतिहास को हम देखेंगे। नए साम्राज्यों की जगह हम इसमें ये देख लेंगे कि भाई नए नहीं, पहले तो साम्राज्य उदय ही नहीं हुए, तो क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय, क्षेत्रीय साम्राज्यों का उदय। तो ये हमने देखा मध्यकालीन इतिहास। अब हम देखेंगे आधुनिक इतिहास। तो आधुनिक इतिहास में क्या हुआ कि भाई बौद्धिक जागृति, नए विचार, इस तरीके से आधुनिक इतिहास। बौद्धिक जागृति, नवीन विचार, नई चीज़ें, लोग नई टेक्निकल चीज़ें बनने लगी, नए आविष्कार हुए। आधुनिक इतिहास में चेतना आई, जो चीज़ें सही नहीं थी उनको बदलने की जागृति आई। इसका मतलब ये नहीं था कि मध्यकाल में रूढ़िवादिता थी, इसका मतलब ये है कि चेंज आया बौद्धिक स्तर पर। तो ये है आधुनिक इतिहास को हम ऐसे समझते हैं। तो हम प्राचीन इतिहास को कैसे समझते हैं, मध्यकाल में कैसे धर्म आए नए और छोटे बड़े क्षेत्रीय साम्राज्य उभरने लगे। पहले बिल्कुल गांव नॉर्मल ये थे, फिर आधुनिक इतिहास में हमने ये देखा। तो आज के हमारे इस चैप्टर में हमने देखा परिवर्तन के बारे में और उन परिवर्तनों की पड़ताल के बारे में नॉर्मल समझा। आगे के चैप्टर्स में हम कुछ साम्राज्यों के बारे में देखेंगे। इसके साथ ही हमारा चैप्टर होता है ख़त्म। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।